जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम बस 2-3 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। गिव अस 2 to 3 मिनट्स। जी हम स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। और थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन। आज हमने प्लान यही किया था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको हम बेसिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के हवाले से एक सेशन करें, जिसमें हम इन्वेस्टर्स को बेसिक लेवल पे कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके हवाले से जो राइट्स होते हैं किसी भी इन्वेस्टर के, या जो ऑब्लिगेशंस होती हैं ब्रोकर्स की, उसके हवाले से हम अवेयर करें, ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो यू शुड हैव क्लियर आइडिया कि आप किस तरह से डील करें ब्रोकर्स के साथ। और जब आप डील करें ब्रोकर्स के साथ और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट्स आनी चाहिए फ्रॉम द ब्रोकर्स। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड with any statement, if there is any deviation between the information that you have as a customer and the information that is provided to you by the broker in the statement, have any issue, तो उस केस में आप अपने कंसर्न्स किस तरह से रेस कर सकते हैं टू द ब्रोकर और इवेंचुअली टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो इस हवाले से हमने एक आज प्लान किया था कि हम तकरीबन 40 से 45 मिनट का हम सेशन रन करेंगे, जिसमें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उस हवाले से हम आपको ब्रीफ करेंगे कि क्या आपकी राइट्स हैं, क्या आपके ऑब्लिगेशंस हैं, और क्या राइट्स ब्रोकर्स के होते हैं और क्या उनके ऑब्लिगेशंस होते हैं व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स। So I think this is very important session for the investors to learn their fundamental rights, and if they have any grievances with any broker, तो उनको क्या एक कोर्स ऑफ एक्शन या कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट करना चाहिए ताकि उनके जो इश्यूज हैं वो प्रॉपर्ली एड्रेस हो सके और उनके ग्रीवेंसेस का प्रॉपर रेजोल्यूशन हो सके एट द ब्रोकर लेवल और एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लेवल। So thank you very much for that. और my name is Ajit Kumar. I am currently heading the regulatory affairs division of Pakistan Stock Exchange. हमारा काम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना है फॉर द ब्रोकर्स, फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द लिस्टेड कंपनीज, और उसकी कंप्लायंस की मॉनिटरिंग करनी होती है। और साथ ही साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस के अलावा हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की जो साइड है जिसमें इन्वेस्टर कंप्लेंट्स उसकी रेजोल्यूशन हैं उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं फॉर द एक्टिव ब्रोकर्स एंड फॉर द ब्रोकर्स which are suspended or which are in the default mode। तो उन सिचुएशन में कस्टमर्स हमारे पास आते हैं अपनी कंप्लेंट्स के साथ, उनका रेजोल्यूशन कर रहे होते हैं। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगा।
I think you can see the screen. I shared my presentation slide. अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई क्लैरिटी लेनी है, तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन ऑन द चैट बॉक्स। उसके बाद जैसे ही हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है तो हम वन बाय वन आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल मार्केट। इफ यू हैव लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैपिटल मार्केट, तो आपको इस स्लाइड को समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बट स्पेशली फॉर दोज व्यूअर्स या वो ऑडियंस जो फर्स्ट टाइम कैपिटल मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से कैपिटल मार्केट में पेनिट्रेट किया जाए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो उनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स क्या होती हैं, उसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, देयर आर टू मार्केट्स जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्लासीफाई की जाती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट होती है जिसमें 1 साल या 1 साल से कम के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ट्रेड होते हैं, जिसके अंदर अगर आप बैंकिंग की साइड पे देखें टी बिल्स वगैरह होते हैं जिनकी मेच्योरिटी 1 साल तक की होती है, तो वो जैसे ही बैंक से इशू होते हैं फिर शेड्यूल बैंक के पास जाते हैं फॉर बाय सेल, तो उस केस में हम उसको कहते हैं मनी मार्केट, क्योंकि उसकी मेच्योरिटी या ड्यूरेशन जो होती है वो 1 साल की होती है, 1 साल की कम की होती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या जनरली किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप बात करें, तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज लिस्ट होती हैं और जिनकी ट्रेडिंग होती है उनकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा की होती है, एंड दैट्स अ रीजन व्हाई हम इसको टर्म करते हैं एज कैपिटल मार्केट, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा हो। एंड विद इन द कैपिटल मार्केट देयर आर टू मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर 2 तरह की लिस्टिंग्स होती हैं। प्राइमरी मार्केट जब कोई भी इशूअर अपनी सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट में लेके आता है फॉर लिस्टिंग, तो इस प्रोसेस को जहां पे हम शेयर्स की अलॉटमेंट करते हैं, सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इशूअर टू द पब्लिक, इन्वेस्टिंग पब्लिक, इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइमरी मार्केट, जिसमें फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपने शेयर्स अपलोड कर रही होती है टू द पब्लिक या टू द पर्टिकुलर क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, जिसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। अगर तो वो सिक्योरिटीज पब्लिक में जा रही हैं तो उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू होती है। अगर तो वो सिक्योरिटीज किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स के पास जाती हैं, जैसे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए या ऐसे इन्वेस्टर्स जो हाई नेटवर्थ कहलाते हैं, मिनिमम 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन केस में भी हमने कुछ मार्केट दी हुई है प्राइमरी मार्केट, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके अंदर पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती, बट द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड बाय द इशूअर to selected institutions, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। दोनों मोड्स इंटरनेशनली अलाउड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। सिमिलरली ये दोनों तरीके हैं ऑफरिंग के जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करती है टू दी इशूअर्स। उसके बाद जब सिक्योरिटीज लिस्ट हो जाती हैं और अवेलेबल हो जाती हैं हमारे ट्रेडिंग के लिए, तो हम उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। जब सिक्योरिटीज कंटिन्यूसली ट्रेड होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एंड द सिक्योरिटीज कीप चेंजिंग हैंड्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर ट्रेडिंग, तो इस प्रोसेस को, इस ट्रांजैक्शन को या इस पूरे एक प्लेटफॉर्म को कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा हम आपको कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन का भी ओवरव्यू देते हुए जाएं कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से क्लासीफाई होती हैं और क्या टाइप्स होते हैं। इसी तरह से जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो देयर आर की इंस्टीट्यूशंस। नंबर 1 अगर आप टॉप पे देखें, देयर इज SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। दिस इज द एपेक्स रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकरेज हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स और मेनी अदर सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑफ द पाकिस्तान। SECP इनको सुपरवाइज कर रहा होता है, इनको रेगुलेट कर रहा होता है। सिमिलरली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आल्सो कम्स अंडर द SECP, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लाइसेंस दिया गया फ्रॉम द SECP टू एक्ट एज द स्टॉक एक्सचेंज। हम फ्यूचर्स में भी डील कर सकते हैं और हम सिक्योरिटीज में भी डील कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों के लिए SECP ने हमें लाइसेंस दिया है कि हम एज अ स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास 2 अदर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी एंड नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम एब्रीविएट करते हैं CDC या फिर NCCPL। ये स्टॉक एक्सचेंज के एक 2 ऐसे सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो जहां पे ट्रेड स्टॉक मार्केट पे होती है, तो उसके बाद जो पोस्ट ट्रेड सर्विसेज होती हैं या जो क्लियरिंग और सेटलमेंट का जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है,
ये दो हमारे कोर इंस्टीट्यूशन है कैपिटल मार्केट के, जहाँ पे ये क्लियरिंग और सेटलमेंट का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। इसका प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह से ये रन करता है। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं जिनको हम टीआरई सर्टिफिकेट देते हैं, जिनको इवेंचुअली हम ब्रोकर्स कहते हैं, क्योंकि एससीसीपी के पास ये रजिस्टर हो जाते हैं जब हम इनको टीआरई सर्टिफिकेट का लाइसेंस देते हैं। हमारे लाइसेंस देने के बाद इन मेंबर्स ने, इन ब्रोकर्स, इन ट्रैक होल्डर्स ने एससीसीपी को अप्लाई करना होता है, और एससीसीपी की कंडीशंस को जब वो कंप्लायंस मीट की जाती है तो ओनली आफ्टर दैट एससीसीपी issues them a license, जिसको ये कहते हैं ब्रोकर लाइसेंस। ब्रोकर लाइसेंस के बाद ये ब्रोकर्स बनते हैं and they become eligible for trading at the stock market। ब्रोकर्स के बाद उसके जो क्लाइंट्स होते हैं उसको भी हमने डिवाइड किया है। इंडिविजुअल क्लाइंट्स होते हैं जो कि रिटेलर्स कहलाते हैं, जो कि नॉर्मल कैटेगरी के क्लाइंट्स होते हैं। फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स होते हैं जो कि कॉर्पोरेट कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं, कंपनीज हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो भी जिस भी नेचर की कंपनी है उसको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, पेंशन कंपनीज हैं, या कोई भी कंपनी जो कि कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है और इट बिकम्स द कस्टमर ऑफ द ब्रोकर, दैट इज क्लासिफाइड एज द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो लोकल भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। तो ये एक कैपिटल मार्केट का एक स्ट्रक्चर है जिसकी बेसिस पे, इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो कैपिटल मार्केट की जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रही होती है। कोई भी ट्रेड जब स्टॉक मार्केट पे होता है ब्रोकर्स के थ्रू, उसकी फिर क्लियरिंग के लिए इंफॉर्मेशन जाती है एनसीसीपीएल के पास। एनसीसीपीएल उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बेनिफिशियल ओनरशिप यानी उसकी यूआईएन की बेसिस पे नेटिंग करके ट्रेड को एक पोजीशन निकालता है कि किस कस्टमर के शेयर्स लेने हैं या शेयर्स देने हैं। ये इंफॉर्मेशन फिर सीडीसी को पास ऑन हो जाती है, और सीडीसी जो सिक्योरिटीज की मूवमेंट होती है वो इंश्योर कर रहा होता है ऑन T+2 बेसिस। तो हमारी जो ट्रेड से रिलेटेड सेटलमेंट तक का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 दिन का होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं T+2 सेटलमेंट साइकिल। आज आपने ट्रेड किया, 2 दिन के बाद आपकी कंप्लीट जो ट्रांजैक्शन की जो फ्लो है दैट विल गेट कंप्लीटेड इन अ फेज ऑफ 2 इन स्पेन ऑफ 2 days। कि 2 दिन के बाद इफ यू आर अ बायर तो आपकी पेमेंट चली जाएगी, आपको सिक्योरिटीज मिल जाएंगी। इफ यू आर अ सेलर तो आपके पास से पेमेंट आ जाएगी और आपकी सिक्योरिटीज आपके अकाउंट से चली जाएंगी, काउंटर पार्टी के अकाउंट में चली जाएंगी। तो 2 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ब्रोकर, हु इज द ब्रोकर? सिक्योरिटीज ब्रोकर इज अ रेगुलेटेड एंटिटी जिसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी रेगुलेट करता है, और सिमिलरली सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी लाइसेंस के थ्रू उनको रेगुलेट कर रहा होता है। मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी एप्लीकेंट कंपनी जब हमारे पास आती है टू बिकम द ब्रोकर, तो सबसे पहले हम उनके ऊपर कुछ चेक्स लगाते हैं, कुछ कंडीशंस लगाते हैं, उस कंडीशन की कंप्लायंस मॉनिटर करते हैं जिसको हम फिट एंड प्रॉपर कहते हैं। और देयर आर सो मेनी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट द एप्लीकेंट कंपनी हैज टू पास to become the TRE certificate holder. Once the applicant company passes the criteria, फिर स्टॉक एक्सचेंज को TRE सर्टिफिकेट देता है। उसके बाद उस TRE सर्टिफिकेट की बेसिस पे वो कंपनी अप्लाई करती है टू दी SCCP, और SCCP इनको एक लाइसेंस दे रहा होता है, ब्रोकर लाइसेंस। उसकी बेसिस पे ये कंपनी एलिजिबल हो जाती है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनी है उनके अंदर ट्रेड कर सके। तो ब्रोकर 2 तरह के काम करता है, या प्रोप्राइटरी बिजनेस करता है यानी अपने पर्सनल अकाउंट पे काम करता है जिसकी अपनी हाउस लेवल की ट्रेडिंग होती है, बाय सेल, या फिर वो क्लाइंट के लिए काम कर सकता है जिसके अंदर वो जो इन्वेस्टिंग पब्लिक है उनके अकाउंट्स खोले और उनके लिए बाय और सेल करे शेयर्स के अंदर। तो ये 2 तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं। हमारे जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको ये फैसिलिटी अलाउड है कि वो प्रोप्राइटरी बिजनेस करें या फिर क्लाइंट का बिजनेस करें, या दोनों काम साइमल्टेनियसली करें। तो ये मैंने ब्रॉड आपको जो है सिक्योरिटीज ब्रोकर की डेफिनेशन दे दी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज फॉर द इन्वेस्टर, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन्वेस्टर हैज टू नो कि जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस एंटिटी से डील कर रहे हैं, दैट एंटिटी इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी, उसके पास TRE सर्टिफिकेट भी है और SCCP का लाइसेंस भी है, और वो रजिस्टर्ड एंटिटी है, एलिजिबल है कैपिटल मार्केट पे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप पहले ये चीज इंश्योर कर लें कि यू आर डीलिंग विद द राइट एंटिटी, यू आर डीलिंग विद द राइट पर्सन। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑब्लिगेशन फॉर दी, मैं इसको राइट नहीं कहूँगा, ऑब्लिगेशन कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कंप्लेंट्स आती हैं और कस्टमर्स कहते हैं कि हमने तो गलत बंदे को चूज कर लिया था, या वो बंदा तो ब्रोकर था ही नहीं, या वो एजेंट जो था वो उसका रजिस्टर्ड एम्प्लॉय था ही नहीं, तो मेरे तो पैसे चले गए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट्स एक्चुअली एन अलर्ट फॉर द इन्वेस्टर कि व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डीलिंग विद द राइट पर्सन, यू आर आइडेंटिफाइंग द पर्सन और डीलिंग विद दैट पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है हमारे पास। इस सिलसिले में हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है जो कि हमारी वेबसाइट में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे TRE सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं जो कि एलिजिबल हैं, जिनको हमने लाइसेंस दिया है कि जो आपके लिए काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि ऐसा कोई फेक कोई एक बोर्ड लगा के बैठी हुई है और आपके
फंड्स को सॉलिसिट कर रही है कि आप फंड्स दें, मैं आपकी ट्रेडिंग कराऊंगी, और वो कंपनी हमारे डेटाबेस में रजिस्टर नहीं हो रही, तो प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट डील विद दोस कंपनीज, क्योंकि वो कंपनीज अगर हमारे डेटाबेस में नहीं है तो वो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरह का कोई भी अगर इवेंट हो जाता है तो इन्वेस्टर विल बी एट दी स्टैक, इन्वेस्टर की जो 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 फंड्स हैं वो फिर स्टैक पे आ जाते हैं और कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे हमें एक्सचेंज को भी प्रॉब्लम होती है कि ये कंप्लेंट्स जो है इंटरटेन की जाए नहीं की जाए, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, क्योंकि यू एक्चुअली डेल्ट विद द रॉन्ग पर्सन। इसी तरह से ब्रोकर्स जो ब्रांचेस बना रहा होता है, उस ब्रांचेस के अंदर जो ब्रांच हेड्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा हमें मोहतात होने की जरूरत होती है कि जब आप इन्वेस्टर किसी भी इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं या किसी भी ब्रांच में जा रहे हैं, तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से कि ब्रोकर जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, क्या उनके जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस की लिस्ट के अंदर क्या वो ब्रांच नजर आ रही है जिस जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं या प्लान करें कि आप वहां पे जाके डील करेंगे उसके ब्रांच हेड से। तो आप पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर लें, अपना होमवर्क कर लें कि एक तो ब्रोकर रजिस्टर्ड है, फिर जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं उनके ब्रांच हेड से मुलाकात करने या इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट खोलने के लिए, तो आप प्लीज इंश्योर कर लें कि उनकी ब्रांचेस जो है रजिस्टर्ड है हमारे पास, उसका भी हमारी वेबसाइट पे डेटाबेस मौजूद है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपने सबसे पहले बिफोर यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट जो आपने इंश्योर करनी है, विच इज द बेसिक सिक्योरिटी स्टेप दैट यू विल बी टेकिंग इन योर ओन डिफेंस। तो मैं इसीलिए इस पे बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यू शुड बी वेरी अलर्ट एट द एंट्री पॉइंट के आप सही तरह से एंटर हो कैपिटल मार्केट में थ्रू राइट पीपल एंड थ्रू राइट ब्रांचेस। अच्छा, उसके अलावा ब्रोकर्स, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रोकर्स आपके साथ जब रिलेशनशिप स्टार्ट करता है तो आपसे एक अकाउंट खुलवाएगा। अकाउंट खुलवाने की जो डिटेल्स है वो नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है, लेकिन आपने पहले ब्रोकर चूज कर लिया, ब्रांच चूज कर ली, आपने ब्रांच हेड से क्वेश्चंस कर लिए, कैपिटल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर लिए और आपने उससे फॉर्म ले लिया। एक हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो उस फॉर्म के अंदर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लें। कैपिटल मार्केट की जो रिस्क होती हैं, जो डाउन साइड रिस्क होती हैं कि आपको कोई गारंटी या फिक्स रिटर्न कोई भी ब्रोकर नहीं दे सकता। There is no promise, no guarantee, no fixed return in the capital market, unlike in the banks, जहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट में कोई फिक्स रिटर्न ले सकते हैं। बट इन द कैपिटल मार्केट देयर इज नो फिक्स रिटर्न, रिटर्न इज वॉलेटाइल, क्योंकि प्राइस डेली बेसिस पे बल्कि मिनट्स के अंदर फ्लक्चुएट करती है। विद द फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस योर रिटर्न कीप्स फ्लक्चुएटिंग, वो ऊपर भी जा सकती हैं, नीचे भी जा सकती हैं। देयरफॉर यू एज द कस्टमर हैज टू बी वेरी विजिलेंट कि आप कंटिन्यूसली मार्केट को देख रहे हैं और उसके हिसाब से आप अपना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा और मजीद बता दूं कि जो कोई भी एप्लीकेंट कंपनी हमसे लाइसेंस लेती है, एससीसीपी के लाइसेंस के बाद ये सब कुछ हो रहा होता है और यहाँ पे हम उसको रजिस्टर करते हैं, उसको डेटाबेस में तभी डालते हैं जब एससीसीपी उसको लाइसेंस ग्रांट कर चुकी होती है। तो हमारा डेटाबेस अपडेटेड होता है, वो ब्रांच का हो या ब्रोकर्स का हो। Before opening and trading account with a broker, customer must visit the website of the PSX. Every broker is bound by the law to maintain a corporate website. उस वेबसाइट के अंदर मिनिमम कंटेंट्स उन्होंने मेंशन करने होते हैं। अब मिनिमम कंटेंट्स के अंदर उसका प्रोफाइल आप उसको देख लें, उसके मैनेजमेंट प्रोफाइल को देख लें, उसको सीईओ के आप अगर आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हु इज द सीईओ और उसके जो कोर मैनेजमेंट है वो कौन है, उनकी ब्रांचेस कहाँ पे हैं, ये आपको उसकी वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट कर लें, ब्रोकर को अच्छी तरह से जान लें जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, उसके बाद ही आप उनके साथ कोई रिलेशनशिप क्रिएट करें बाय ओपनिंग एन अकाउंट। अच्छा, आप उसकी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन आपने कंफर्म कर ली, फिर आपको जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि यू हैव चोजन द राइट ब्रोकर, नाउ यू आर गोइंग टू द ब्रोकर फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, तो उस केस में आपको एक कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म दिया जाएगा। अब कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म हमने इसको टर्म किया हुआ है, ये एक्चुअली अकाउंट ओपनिंग ही है जिसको हमने ब्रांड किया हुआ है इस कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म, सीआरएफ जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। अच्छा, सीआरएफ के अलावा हमने एक सहूलत अकाउंट की भी फैसिलिटी दी हुई है, तो आपसे जो ना चॉइस ली जाएगी कि आप सहूलत अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर सीआरएफ खोलना चाहते हैं। अगर आप लो रिस्क कस्टमर हैं, आपके सोर्स ऑफ फंड्स इतने नहीं है या आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो आपको ब्रोकर चॉइस देगा कि आप ठीक है, आप अगर आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सहूलत अकाउंट के थ्रू भी आ सकते हैं, जिसके अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं और उस लिमिट के अंदर रहते हुए आप बाय सेल कर सकते हैं। अगर आप फुल स्केल पे काम करना चाहते हैं एज अ नॉर्मल कस्टमर, देन यू हैव चॉइस ऑफ ओपनिंग दी कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म, सीआरएफ जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये ड्यूटी है एवरी कस्टमर की कि आप
बिफोर स्टार्ट ट्रेडिंग या बिफोर ओपनिंग अकाउंट आप हर टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें। इफ यू एनी क्वेश्चन, एनी क्लियरिटी या कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप ब्रोकर से पूछें। अगर ब्रोकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो ब्रोकर इज एट द फॉल्ट। ये ब्रोकर की ड्यूटी है कि आपको सब कुछ बताए कि इस टर्म्स का क्या मतलब है, और अगर आपको रिस्क बता रहा है तो उस रिस्क से क्या मुराद है। तो ये सारी चीजें आपने पहले क्लियर करनी है। जी, आपने टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं और उसके बाद अपनी क्लियरिटी फॉर्म करनी है विद द ब्रोकर। उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद व्हेन यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर सेटिस्फाइड दैट यू अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद आप उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को साइन करें। सिग्नेचर इज मैंडेटरी। सिग्नेचर के साथ साथ कुछ जैसे वहां पे बॉक्सेस दिए हुए थे जो बेसिक लेवल पे आपसे ब्रोकर रिक्वायर करेगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन सप्लाई करें, जिसमें आपका प्रोफेशन पूछा जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम पूछी जाएगी, आपकी एड्रेस पूछी जाएगी, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका CNIC नंबर पूछा जाएगा। ये बेसिक कस्टमर की ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मैंडेटरी होती है हर कस्टमर ने देना, और मैंडेटरी है फॉर द ब्रोकर ये इंफॉर्मेशन ले हर कस्टमर से, जिसको हम कहते हैं KYC, नो योर कस्टमर। एक ब्रोकर के लिए जरूरी है कि एक इंडिविजुअल कस्टमर जो उसके पास आ रहा है या कॉर्पोरेट कंपनी जो उसके पास आ रही है उसको जाने अच्छी तरह से, और इसको इस इंफॉर्मेशन को अक्यूमुलेट करने के लिए it's quite natural that the broker will have to ask some question from you, will have to get certain information from you along with the supporting documents. उस केस में आपने उनसे कोऑपरेट करना है, आपने उनको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये जानना कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन ब्रोकर के पास जाती है दैट इज ट्रीटेड हाईली कॉन्फिडेंशियली। वो इंफॉर्मेशन ब्रोकर के पास ही होती है और ब्रोकर उसको अपनी KYC को फर्म करने के लिए आपसे लेता है, और इंफॉर्मेशन कहीं पे भी किसी भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करने की इजाजत नहीं होती। तो कभी कभार ये प्रॉब्लम आती है, कस्टमर रिलक्टेंट हो जाते हैं कि आप अपनी जो ना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्यों आप शेयर करें, आप इंफॉर्मेशन को क्या ब्रोकर कहीं पासवर्ड कहीं ऑनवर्ड कहीं पास ऑन करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ रेगुलेटर के पास होती है और ब्रोकर के पास होती है, सिर्फ इसलिए ताकि कस्टमर शुड बी रजिस्टर्ड और कस्टमर की जो KYC है वो फुली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए हमारे पास। दैट इज द ओनली पर्पस, नथिंग मोर देन दैट। At the time of opening of account, the customer should ensure that all the relevant fields of CRF, ये मैंने पहले ही बता दिया कि आपने कोई भी फील्ड जो है आपने अनएड्रेस नहीं छोड़नी। अगर ब्रोकर से रह गई तो ये आपकी ड्यूटी है, तो आप ब्रोकर को कहें कि ये इन्फॉर्मेशन इसमें अभी आनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज इसके अंदर लिख दें, आप खुद ही इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को प्लग इन कर दें। तो हर फील्ड का भरना जहां जहां पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कस्टमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भरे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है और करंट इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की जो जो करंट होना इट्स हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं उस ट्रेड की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है डेली बेसिस पे थ्रू SMS अलर्ट्स एंड थ्रू कंफर्मेशन नोट्स, और क्वार्टरली बेसिस पे थ्रू क्वार्टरली अकाउंट स्टेटमेंट बाय एवरी ब्रोकर। अगर आपकी इंफॉर्मेशन करंट या करेक्ट नहीं होगी तो आपके जो पोर्टफोलियो के हवाले से या आपके जो फंड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन ब्रोकर दे रहा होगा वो किसी गलत बंदे को जा रही होगी। तो इसमें आपको कंप्लीट पिक्चर अपने अकाउंट के बारे में नहीं मिलेगी और आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि क्या आपका अकाउंट सही है, सही मेंटेन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा आपके ऊपर जो ना एड्रेस, एक क्वेश्चन हमेशा आपके ऊपर होता रहेगा कि क्या अकाउंट सही तरह से मेंटेन हो रहा है। इस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए और खुद को कंप्लीटली अवेयर रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट आप मोबाइल नंबर दे दें, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपको डेली अलर्ट्स मिलेंगे। आज आप जो बाय करते हैं या सेल करते हैं उस पर अगर अलर्ट नहीं आया तो ये सस्पिशियस एक्टिविटी, आप क्विकली इसको रिपोर्ट कर दें कि मैंने ट्रेड किया लेकिन मुझे कोई अलर्ट नहीं आया। या अगर आपकी ट्रेडिंग की 24 आवर्स में ब्रोकर से कोई कंफर्मेशन नहीं आती तो अगेन दिस इज अ रिस्क, आप उसको क्विकली फ्लैग कर दें टू द ब्रोकर कि आपने ट्रेड किया बट यू हैवंट रिसीव एनी कंफर्मेशन ऑफ योर ट्रेड। और ये कंफर्मेशन आपको राइटिंग में आनी चाहिए फ्रॉम एवरी ब्रोकर जिसके साथ आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, बी इट इज अ बाय और इट इज अ सेल। जो तो इसलिए जरूरी है कि आप करेक्ट ईमेल एड्रेस पे आपको रिसीव हो जाए, करेक्ट जो है आपकी करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे, होम एड्रेस पे आपको मिल जाए। तो आपके लिए जरूरी है कि आप इंफॉर्मेशन इसको सीरियस लें और सही इंफॉर्मेशन सप्लाई करें जब आप अकाउंट खोल रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास जो मोस्ट कॉमन इश्यूज या कंप्लेंट्स आती हैं वो यही आती हैं, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट नहीं होती।
या पुरानी होती है या वो गलत होती है, तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है रेगुलेटर के लिए भी इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर कौन है, और कस्टमर को इन्फॉर्मेशन ये नहीं जा रही, तो कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन कैसे उसको ट्रेस करें कि ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए और सही कस्टमर को सही इन्फॉर्मेशन जा रही हो। तो ये कस्टमर की ही एट द आउटसेट ये ड्यूटी है कि आप सही इन्फॉर्मेशन सप्लाई करें ताकि आपको टाइमली बेसिस पे सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिर इस मार्केट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो फिक्स रिटर्न। कोई ब्रोकर अगर आपको देता है तो आप क्विकली एक्सचेंज को रिपोर्ट कर दें कि ये ब्रोकर जो है गारंटी दे रहा है या प्रॉमिस दे रहा है या फिर किसी किस्म की कमिटमेंट कर रहा है कि आपको कम से कम इतना रिटर्न में दूंगा। नो ब्रोकर इन द वर्ल्ड कैन गिव यू गारंटी इन द कैपिटल मार्केट बिकॉज देयर इज नो गारंटी इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज अ वॉलेटाइल मार्केट, यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट करती है, तो आपकी रिटर्न भी उसी तरह से फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो इसमें किसी को कोई पता नहीं होता कि अगर आज 100 रुपए प्राइस ट्रेड हो रही है तो कल 101 पे चली जाए या 99 पे चली जाए। इट्स प्योरली बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, जिसकी बेसिस पे ये चीजें डिसाइड होती हैं। इनफैक्ट ये प्राइसेस डिटरमिन हो रही होती हैं बेस्ड ऑन दी मार्केट फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। तो इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई ब्रोकर आपको ये नहीं कह सकता कि ये प्राइस 100 से जो ना 120 पे जाएगी, गारंटीड जाएगी। तो आप आज 100 रुपए डालें तो आपको जो ना 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर 20% का इजाफा होगा या प्रॉफिट होगा। हाँ, हर ब्रोकर अपनी रिसर्च जरूर करता है और रिसर्च की बेसिस पे एक फोरकास्ट बताता है, एस्टिमेशन बताता है, जो कि हर ब्रोकर का एक राइट है। अगर उन्होंने रिसर्च एनालिस्ट अपने पास रखे हुए हैं और एक जस्टिफाइड एक रिसर्च ट्रांसपेरेंट तरीके से अनाउंस करता है और उसकी बेसिस पे एक प्राइस इंडिकेट करता है कि इसकी प्राइस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल एनालिसिस कि इसकी प्राइस यहाँ तक जाएगी, ये ब्रोकर आपको जो ना एक इंडिकेटिव, एस्टिमेटेड या फोरकास्टेड कोई प्राइस बता सकता है, बट नॉट अ गारंटीड और अ फिक्स प्राइस। तो इस सिलसिले में आपको एक बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम एवरी ब्रोकर, जिसको हम कहते हैं रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। इसके अंदर कैपिटल मार्केट की रिस्क लिखी हुई है। ये स्लाइटली टेक्निकल है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई चीज क्लियर नहीं हो रही तो आप अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करके आप उससे क्लियरिटी ले सकते हैं कि इसमें ये चीज लिखी हुई है, ये रिस्क मेंशन की हुई है, तो काइंडली आप उसको एक्सप्लेन करें कि इससे क्या मुराद है, ताकि आपकी क्लियरिटी होगी तो आपका इतना ज्यादा एक इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सकते हैं कि इस रिस्क को आप बेयर करने की सिचुएशन में है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस रिस्क को आप बेयर करने की सिचुएशन में है या आपका जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो उसे मैच करता है एंड यू कैन अफोर्ड दैट रिस्क, ओनली आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड, यू शुड डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट। Moving to the next slide. Okay. In order to protect the interests and rights of the customers, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज being a commercial entity is also a dual role of being a frontline regulator of the capital market. तो इस हवाले से हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हमने बनाया हुआ है ब्रोकर्स के लिए, इंश्योर्स के लिए, उसमें हम टाइम टू टाइम इंश्योर करते हैं कि कौन से ऐसे जो है जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो कि हमारे रेगुलेशन में होने चाहिए, ताकि जो कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं वो हाईली प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। ये चीज हम इंश्योर करने के लिए क्या हम अपनी रेगुलेशन को जो है बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी एक्सप्लोर करते हैं, डेवलप मार्केट को रिव्यू करते हैं, और उसमें जो हमें लगता है कि हमारी मार्केट के अंदर कोई अगर गैप है या कोई डिविएशन है, यहाँ पे अगर हमें लगता है कि कोई चीज हमें करनी चाहिए जो कि नहीं है, तो हम उसको क्विकली अडॉप्ट करते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन के बाद उस स्टेप को अपनी रेगुलेशन में अकाउंट फॉर कर देते हैं। तो सो फार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हाईली डायनेमिक है और एट पार है विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। उसमें से कुछ मैं आपको एग्जांपल्स कोट करना चाहूंगा जिसमें आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों में डील करना पड़ेगा, आपसे ब्रोकर से कौन सी इंफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके पास आएगी, और आप किस तरह से रिएक्ट करें अगर कोई मिसमैच या कोई इशू आता है आपको। तो सबसे पहले अगर आप देखें जिसमें प्लेसिंग ट्रेड इंस्ट्रक्शंस, आपने एक डॉक्यूमेंटेड तरीके से बिल्कुल कंप्लीट तरीके से अकाउंट खोल दिया। नाउ द सेकंड स्टेप इज कि आपने जो आपका अकाउंट खुल गया, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग इन द कैपिटल मार्केट। अब आपने कोई भी ट्रेड अगर करना है कैपिटल मार्केट में, बाइंग से जाहिर स्टार्ट करेंगे,
यू हैव नील ट्रेडिंग अकाउंट, आपके अकाउंट में कोई सिक्योरिटीज नहीं है, तो फर्स्ट टाइम आप बाय कर रहे होंगे। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं बाइंग के बाद, उसको फर्दर बाय करते हैं या रीसेल सेल करते हैं, स्क्वायर अप करते हैं, आपने एक एक ट्रांजैक्शन को ब्रोकर को एक रजिस्टर्ड तरीके से डॉक्यूमेंटेड तरीके से या टेलीफोनिकली रिकॉर्डेड लाइंस पे आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, कभी भी वर्बल इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, ताकि उस इंफॉर्मेशन का, उस इंस्ट्रक्शन का एक ट्रेल मेंटेन होता रहे ब्रोकर के पास। और अगर हमारे पास कल को कोई गॉड फॉरबिड कोई ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है, हम उस ट्रेल को, ऑडिट ट्रेल को जो है उसमें देख सकें और उसको वेरीफाई कर सकें कि कौन फॉल्ट पे है, कस्टमर फॉल्ट पे है या ब्रोकर फॉल्ट पे है। ये हाईली इंपॉर्टेंट चीज होती है इन डिस्प्यूट के हम ये ट्रेल मेंटेन करें। और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है हर ब्रोकर की कि आपसे कोई भी ऑर्डर ले तो रिकॉर्डेड टेलीफोन लाइंस पे दें ले, अगर वो लाइंस के थ्रू आ रहा है। अगर आपने ईमेल करनी है, आप ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल इज आल्सो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेड वे ऑफ गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस। इसी तरह से आप उनको जो है एज अ वॉक इन कस्टमर जा सकते हैं, आप राइटिंग में भी दे सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या राइटिंग में हो या टेलीफोनिकली रिकॉर्डेड लाइंस में हो या किसी ना किसी तरह से डॉक्यूमेंटेड हो, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और ये रिक्वायरमेंट दोनों तरफ से, अगर ब्रोकर आपको कहता है कस्टमर को आप जो है ना मुझे वर्बली बता दें मैं कर दूंगा, तो आप प्लीज उस पर रिलाई ना करें, आप जो है इस तरह से ना करें। आप अपनी चीजों को फॉर्म रखने के लिए आप कहें कि नहीं मैं आपको इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेड तरीके से दूंगा, ठीक है। तो दिस इज अगेन योर ड्यूटी एज वेल, इट्स नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ ब्रोकर कि आपसे कहे, आपकी भी ड्यूटी है कि आप उनसे कहें कि मैं आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन हैं, आपने उन इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्टली उसी तरह से एक्ट करना है जिस तरह से मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, क्विकली और इन द वे दैट यू आर इंस्ट्रक्टिंग द ब्रोकर टू डू। आपने वही चीज इंश्योर करनी है। अच्छा, इसकी क्या एक एश्योरेंस है कि जो आपने ट्रेडिंग इंस्ट्रक्शन दी है ब्रोकर ने वही काम किया है सिस्टम पे, इस चीज की गारंटी आपको मिलती है 24 आवर्स के बाद। जैसे ही सिस्टम में ट्रेड हुआ विद इन 24 आवर्स आपको एक जो है कंफर्मेशन आनी होती है फ्रॉम ब्रोकर। अगेन वो भी आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो आपने एग्री किया है विद द ब्रोकर, वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में डिसाइडेड होता है कि आप हाउ वुड यू लाइक टू बी कनेक्टेड विद द ब्रोकर। वुड इट बी थ्रू ईमेल, वुड इट बी थ्रू लेटर्स, थ्रू फैक्स, थ्रू मोबाइल, या किस तरह से होगा, या इन पर्सन आपने वॉक इन कस्टमर की तरह आपने ट्रीट करना है। तो ये पूरा आपका जो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आपने टिक करना होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। एक से ज्यादा भी मोड्स हो सकते हैं और मोड चेंज भी कर सकते हैं आप, कि आज आपने ईमेल पे करवा लिया, 1-2 महीने के बाद आपने कहा कि नहीं नाउ यू वांट टू बिकम ए वॉक इन कस्टमर, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट इट शुड बी डिसाइडेड बिटवीन द ब्रोकर एंड द कस्टमर इन एडवांस। जो भी आपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड किया है, उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ब्रोकर आपको आपके ही ट्रेड इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे जो ट्रेड सिस्टम में गया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा। यानी आपने कितनी क्वांटिटी का बाय किया, किस स्क्रिप्ट में बाय किया, किस रेट पे ये मैचिंग हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिक जो ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है दैट इज टू बी सप्लाइड फ्रॉम द ब्रोकर टू द कस्टमर। और उसमें क्या ब्रोकरेज कमीशन रही और क्या रेगुलेटरी चार्जेस अप्लाई किए गए फ्रॉम दी ब्रोकर, जो कि ब्रोकर ने देने होते हैं ऑनवर्ड टू दी SCCP, टू दी फ्रंटलाइन रेगुलेटर एंड टू दी गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए 24 आवर की बेसिस पे आपको कंफर्मेशन नोट आता है। तो इसमें अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग आपने की है, आपको कंफर्मेशन नोट नहीं आ रहा, तो यू हैव टू बी माइंडफुल दैट यू हैव टू रेज दिस मैटर टू दी ब्रोकर। अगर ब्रोकर कोई रेमेडी नहीं निकालता या ब्रोकर आपको रिस्पांस नहीं देता, इमीडिएट बेसिस पे आपने एक्सचेंज को ये चीज फ्लैग कर देनी है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, ब्रोकर इज नॉट गिविंग टू मी माय कंफर्मेशन जिसकी बेसिस मैंने ट्रेड किया है। तो ये बेसिक चीजें आप जो ना अंडरस्टैंड कर लें और ये इन्फॉर्मेशन जो है आप अपने कोलीग्स में अपनी सर्किट में पास ऑन कर दें। यहाँ पे सबसे ज्यादा कस्टमर बीट होते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है और कस्टमर इज जस्ट लाइक अ स्लीपिंग कस्टमर एंड कस्टमर डज नॉट कम टू द ब्रोकर कि वॉच रखे कि भाई मैंने ट्रेड किया था उसकी कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही, किस तरह से आप मुझे अवेयर कर रहे हो, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो आपने बिल्कुल जो ना इसकी विजिलेंट तरीके से आपने मॉनिटरिंग करनी है अपने अकाउंट पोर्टफोलियो की और कस्टमर से इंटरेक्शन करना है इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल कस्टमर इन द कैपिटल मार्केट। इसी तरह से क्वार्टरली स्टेटमेंट, क्योंकि पूरे 3 महीने के अंदर आपका जो भी हिसाब किताब होता है ब्रोकर के साथ कैश के हवाले से, सिक्योरिटीज के हवाले से, उसकी एक समअप करके एक रिपोर्ट देनी होती है आपको हर ब्रोकर ने हर कस्टमर को क्वार्टरली बेसिस पे। आप ये भी इंश्योर करें कि साल में आपको मिनिमम 4 स्टेटमेंट्स आ रही हैं फ्रॉम एवरी ब्रोकर। नहीं आ रही, कम आ रही या उसके अंदर मिसमैचेस आ रहे हैं तो इसमें भी रेगुलेटरी एक इशू है, आप उसको क्विकली जो है टेकअप करें विद द कंसर्न ब्रोकर। अगर आपको कोई रेमेडी नहीं मिलती टाइमली बेसिस पे तो यू कैन कम टू द एक्सचेंज, फाइल योर क्लेम, फाइल योर कंप्लेंट। वी हियर एट PSS विल बी लिसनिंग टू योर कंप्लेंट और ब्रोकर को और आपको बुलाएंगे और अगर कोई इशू है, एड्रेस नहीं हो रहा, तो उसको हम यहाँ पे बैठ के इसको रिकंसाइल करेंगे।
आप देखें बैंक्स में ये रूल बैंक्स में भी अप्लाई होता है। हर कमर्शियल बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर को साल में 2 मरतबा अकाउंट स्टेटमेंट देनी होती है 6 मंथली बेसिस में। ये स्टेट बैंक का रूल है। सिमिलरली हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फास्टर रखी हुई है, हमने क्वार्टरली बेसिस पे रिक्वायर किया हुआ है। और अगर किसी कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन ज्यादा फास्ट फ्रीक्वेंसी भी चाहिए मंथली बेसिस पे, तो कस्टमर ये रिक्वेस्ट अपने ब्रोकर को करे कि यू आर इंटरेस्टेड इन रिसीविंग दिस क्वार्टरली दिस इज इंफॉर्मेशन ऑन अ मंथली बेसिस नॉट ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो उस केस में आप मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड कर सकते हैं विद द ब्रोकर। ये मंथली भी हो सकता है। टैरिफ स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग लगती है, आपने जो फी देनी होती है ट्रेडिंग की, या जो रेगुलेटरी फी आपको देनी होती है जो डिफरेंट रेगुलेटर के पास जाती है या गवर्नमेंट के पास जाती है, उसमें आपको कंप्लीट एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख का ट्रेड करते हैं और आपने किसी पर्टिकुलर ब्रोकर को चूज किया है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग क्या बनेगी। आप इसका एक एस्टिमेट बना लें कि ब्रोकरेज कमीशन ब्रोकर ने आपको बताइए कि ये चार्ज करेंगे और आपके ऊपर जो है रेगुलेटरी चार्जेस कितने लगेंगे। तो आप एक एस्टिमेट बना सकते हैं कि आपको ब्रोकरेज कमीशन एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे कितनी लगनी चाहिए। जब आपको कंफर्मेशन नोट आता है या फिर आपको किसी तरह से आपकी ब्रोकरेज कमीशन बताई जाती है, आप उसको मैच करें। अगर तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रोकरेज कमीशन जो बनती है उससे ओवर चार्ज किया गया है, तो यू कैन टेक अप दिस इशू विद द कंसर्न ब्रोकर। इफ यू आर अनएबल टू फाइंड द रेमेडी, यू कैन कम टू द एक्सचेंज कि ये इशू हुआ था और ये डिस्प्यूट है, ब्रोकर इज ओवर चार्जिंग यू। तो हम उसको एवेल्युएट करेंगे। अगर ब्रोकर इज एट द फॉल्ट, इफ वी फाइंड दैट द ब्रोकर इज एट फॉल्ट, ब्रोकर शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट। तो इसका क्वार्टरली टैरिफ स्ट्रक्चर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जहां पे आपने ब्रोकरेज कमीशन और रेगुलेटरी फीस को आप अंडरस्टैंड कर लें कि क्या रेगुलेटरी फी आपको देनी होगी या कौन सी ब्रोकरेज कमीशन आपने पे करनी होगी अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रोकर से आप डील करते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि अगर 1 लाख में मुझे इतना ब्रोकरेज कमीशन चार्ज होता है और आप फिर अगर 1 मिलियन का काम करेंगे तो आपको कितना कमीशन मिनिमम बेसिस पे चार्ज होगा। तो आपकी एक फाइनेंशियल असेसमेंट भी होनी चाहिए ताकि आप एक वॉच रख सकें ब्रोकर पे कि आपकी ब्रोकरेज कमीशन आपको उतनी चार्ज की गई है जितनी की रेगुलेटरी डोमेन में आ रही है, उससे बियॉन्ड नहीं जा रही। अगर जा रही है तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड इन दैट केस यू हैव टू रेज दिस प्रॉब्लम टू द ब्रोकर एंड टू द एसईसी एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब कुछ करने के लिए हमारे पास पूरा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट मौजूद है एक्सचेंज के अंदर, जिसको हम कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म के थ्रू सारी कंप्लेंट्स को या डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो आप जैसे आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, आपको एक टिकट नंबर अलॉट किया जाएगा, यू विल बी इन द रो। आपकी एक जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप उस प्रोसेस की जो है ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे हमारी टीम जो है अलर्ट हो जाएगी और अपनी जो है एवेल्यूशन स्टार्ट कर देगी। डिफॉल्ट मैनेजमेंट, कभी कभार एक्सट्रीम सिनेरियोस में जब ब्रोकर किसी ट्रबल में आ जाते हैं, फाइनेंशियल ट्रबल के अंदर या किसी और रीजन की वजह से, जिसकी से ब्रोकर जो है एक्सटिंक्ट हो जाता है, डिफंक्ट हो जाता है, जिसकी बेसिस पे फिर हमें कस्टमर के क्लेम्स आते हैं, उसको सेटल करना होता है। उसको भी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, बेस्ट एफर्ट की बेसिस पे और जितना मैक्सिमम हो सकता है हम उसको जो है सेटल करने की कोशिश करते हैं। उसका भी हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म मौजूद है जो कि रेगुलेशन के तहत डिफाइंड है कि किस तरह से डिफॉल्टेड ब्रोकर के कस्टमर की रेमेडी की जाए। इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर टूल्स दैट आर अवेलेबल विद इन द रेगुलेशन दैट वी अप्लाई ऑन डेली बेसिस टू इंश्योर कि कस्टमर के जो एसेट्स हैं विद द ब्रोकर, दे आर इन द सेफ हैंड्स एंड दे आर मेंटेन्ड इन द सेफ हैंड। उसकी कस्टडी सेफ तरीके से मेंटेन हो रही, कोई किसी किस्म की मिस एप्रोप्रिएशन नहीं हो रही। अगर मिस एप्रोप्रिएशन हो रही है तो कस्टमर क्विकली इसको जो है आइडेंटिफाई करके हमें बता दे। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम हर एक के पैरामीटर को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में मैं पॉइंटर्स को तो डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। आई डोंट सी एनी फर्दर नीड कि मैं उसको ज्यादा डिटेल में जाऊं। तो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं सिर्फ उन स्लाइड्स पे आ जाऊं जो कि मैंने टच अपॉन नहीं की हैं अभी। गिव मी अ मिनट, आई एम रोलिंग माय प्रेजेंटेशन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। 24 आवर्स के अंदर कंफर्मेशन, ब्रोकरेज कमीशन, अनऑथराइज्ड ट्रेड, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्विकली इसको रेज करें ब्रोकर के साथ। आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट आनी होती है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर विद इन 15 डेज। उसके अंदर कोई मिसमैच आता है तो आप 7 दिन के अंदर रिपोर्ट कर दें।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा कि जो मैंने ब्रोकरेज कमीशन, जिसको ओवरऑल हम जो है टैरिफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी और भी चार्जेस मेंशन होती हैं अपार्ट फ्रॉम द ब्रोकरेज कमीशन। इसके अंदर अगर कोई ब्रोकर चेंज करता है तो इट्स मैंडेटरी फॉर द ब्रोकर कि कस्टमर से एक कंसेंट ले ले। क्योंकि कस्टमर तो अगर फॉर एग्जांपल अज्यूम कर रहा है कि मैं अगर इस ब्रोकर के साथ 1 मिलियन का काम कर रहा हूं, तो मुझे ओवरनाइट इसको 1.2 कर देता है या 1.3 कर देता है, तो ये कस्टमर की नॉलेज में आना जरूरी है एडवांस में कि ब्रोकर पहले कंसेंट दे ले, उनको इन्फॉर्म कर दे कि उनकी ब्रोकरेज कमीशन एनहेंस होने लगी है या हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ट्रेड करें, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो यू कैन चेंज द ब्रोकर, क्योंकि ये ब्रोकर अब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रहा है। तो अगर आप एग्री करेंगे तो ही आपके ऊपर जो ना एक एनहेंस्ड जो है ब्रोकरेज कमीशन अप्लाई होगी। तो ये ब्रोकर की ड्यूटी है कि कभी भी अगर ब्रोकरेज कमीशन चेंज कर रहा है तो इट शुड बी ब्रॉट इन द नॉलेज ऑफ द कस्टमर, एंड कस्टमर शुड साइन द रिवाइज्ड ब्रोकरेज कमीशन रेट। जो भी नया रेट डिसाइड किया है ब्रोकर ने, कस्टमर को ओके करे। वो सिग्नेचर लाजमी नहीं है कि आप ऑफिस में आके साइन करें, आप ईमेल पे भी कंसेंट दे सकते हैं। अगर आपको ईमेल की गई है तो आप उनको कंसेंट दे सकते हैं कि ठीक है, यू हैव नो इशू, यू कैन कंटिन्यू विद योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड यू कैन चार्ज द रिवाइज्ड ब्रोकरेज कमीशन। तो इस तरह से आपकी इनपुट आपकी से जरूरी है। अदरवाइज जो कंप्लेंट्स आएंगी, और अगर आपको ब्रोकर की तरफ से कोई ईमेल या कोई ऐसी चीज रिसीव हुई है और आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं किया हुआ है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ डीम टू बी अज्यूम्ड होगा कि ब्रोकर इज फुली ऑनबोर्डेड और ब्रोकर की कंसेंट के साथ ही ये जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो रिवाइज हुआ है। अगर कोई रेगुलेटरी फी चेंज होती है जिसमें ब्रोकर के कंट्रोल में नहीं होता, तो ब्रोकर ने उसको जस्ट इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि उसमें कंसेंट लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती। कंसेंट सिर्फ एक जगह पे है जहाँ पे ब्रोकर अपनी कमीशन जब चेंज करता है। जहां तक रेगुलेटरी फी की बात है, वहां पे क्योंकि ब्रोकर इसको ड्राइव नहीं करता या कंट्रोल नहीं करता, तो ब्रोकर हैज टू merely intimate to the exchange within 7 working days of whenever the change occurs in the regulatory fee. एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करूंगा कि ये हाईली इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी कस्टमर टू नो कि अक्सर हमारी मार्केट में कस्टमर जो है कैश लेके आते हैं और कैश के थ्रू जो है ब्रोकर के अकाउंट में फंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकर्स के ऊपर तो काफी चेक एंड बैलेंसेस हैं, और आपने सुना भी होगा कि ब्रोकर ने कभी कभार मना कर दिया कि द ब्रोकर इज नॉट डीलिंग इन कैश, एंड ब्रोकर इज आल्सो डिस्करेजिंग द कस्टमर, इनफैक्ट प्रोहिबिटिंग द कैश रिसीट फ्रॉम द ब्रोकर कस्टमर्स। तो ये क्योंकि ऊपर प्रेशर होता है रेगुलेशन के थ्रू कि आप कैश में डीलिंग ना करें। आप 25,000 तक की एक ऐसी लिमिट है, क्योंकि कैपिटल मार्केट का जो रोल है वो दूसरे इंडस्ट्री से थोड़ा डिफरेंट है। डेली बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं, आपको मार्जिन की कॉल्स आती हैं, आपको मार्जिन टॉपअप कराना होता है ओवरनाइट बेसिस पे। तो 25,000 का एक ऐसा फिगर है जो कि कैपिटल मार्केट में एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अप टू द लेवल ऑफ 25,000 the broker can accept cash from the customer, but anything above 25,000 in the form of cash should only be accepted in extraordinary circumstances but not in the normal course. अब extraordinary circumstances क्या हो सकते हैं? There can be multiple reasons जिसकी बेसिस पे कस्टमर कहे कि मेरे पास जो है कोई एवेन्यू मौजूद नहीं है कि मैं आपको 30,000 का या 30 लाख का कोई चेक कोई जो पेमेंट जो है आपको चेक में कर सकूं या पे ऑर्डर में कर सकूं। तो मेरी मजबूरी है कि मैं 30,000 आपको कैश दे रहा हूँ। तो इस केस में ये जो एविडेंसेस हैं ये मौजूद होने चाहिए ब्रोकर के पास, और ये एविडेंसेस जो है एक्सचेंज को फाइल भी होते हैं सिस्टम के अंदर। तो एट द स्टार्ट द कस्टमर शुड नो कि कैश की डीलिंग हमारी मार्केट में एक पर्टिकुलर लेवल तक अलाउड है। उसके ऊपर अगर कोई ब्रोकर अगर आपको बैन कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, तो आपने उसको कंप्लाई करना है। आपने जबरदस्ती जाके अगर आपने आईबीटीएस के थ्रू या ब्रोकर के बैंक अकाउंट में कैश डाल दिया तो ये रिस्क आप खुद कैरी कर रहे हैं, ठीक है। बट हमारी तरफ से रेगुलेटर की तरफ इट्स क्वाइट क्लियर कि कैश इज एक्सेप्टेड ओनली टू द लेवल ऑफ 25,000। ओवर एंड अबव आप बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट मूव करें, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट कोई भी आप यूज कर लें, बट इट शुड बी थ्रू द बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। वो पे ऑर्डर हो सकता है, फंड ट्रांसफर हो सकता है, चेक्स हो सकते हैं, आरटीजीएस हो सकता है, कोई और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि एलिजिबल है, जो कि स्टेट बैंक रिकॉग्नाइज करती है या बैंक अलाउ करते हैं, आप वो मूव करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इन दी बैंक ब्रोकरेज अकाउंट। इसके अलावा आई एम सॉरी, मेरी स्लाइड्स से थोड़ा ऐसा ऐसा रोल हो रही है, तो आई एम टेकिंग टाइम इन रोलिंग माय स्लाइड्स। गिव मी अ मिनट प्लीज।
Okay. In case of a trade-related dispute between a customer and the broker, which is not settled amicably, the customer must register his complaint with the Regulatory Affairs Division. अब ये मैं काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि सबसे पहले आपका जो डिफेंस एवेन्यू है दैट इज द ब्रोकर. इफ यू आर डिससेटिस्फाइड किसी भी चीज में, आपने सबसे पहले अप्रोच करना है अपने कंसर्न ब्रोकर को. दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ रेमेडी फॉर यू. अगर आप ब्रोकर से सेटिस्फाइड नहीं है, एमिकबली कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो सेकंड ईयर आपके पास एक्सचेंज के फॉर्म में मौजूद है. यू कैन कम टू एक्सचेंज, यू कैन फाइल योर क्लेम. अब क्लेम फाइल करने के भी दो तरीके हमारे पास. या तो अगर आप चाहें, if you are literate and you are using the technology, you can file your claim electronically at csir.psx.com.pk. ये हमारा एक पोर्टल है, यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारी एक जो ना एक लेआउट नजर आएगा. आप बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस कंप्लेंट के हवाले से वो वहाँ पे प्लग इन करें और उसको आप सेंड कर दें. ये सिस्टम में हमारे पास लैंड करेगी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल रिसीव होगी कि आपकी कंप्लेंट हमारे पास सक्सेसफुली फाइल की जा चुकी है. तो उसकी बेसिस पे हमारी टीम जो है इस कंप्लेंट को रिसीव करेगी और अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगी. दिस इज वन वे, इलेक्ट्रॉनिक वे. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक नहीं मैनुअल करना चाह रहे हैं, हार्ड कॉपी के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं. आप एक प्रिस्क्राइब फॉर्म पे जो कि हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, आप उसको डाउनलोड करें, उसको फिल करें. फिल करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आप इस ईमेल एड्रेस पे दे दें जो कि इस स्लाइड के अंदर हमने मेंशन कर दिए. यू कैन राइट डाउन द ईमेल एड्रेस व्हिच इज अपीयरिंग ऑन द स्लाइड. आप इस पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फॉर्म फिल करके आप हमें इस पे ईमेल कर दें. तो उसके बाद हमारी टीम के पास रिसीव हो जाएगा. डेडिकेटेड टीम है और ये डेडिकेटेड हमारे पास ईमेल आईडी है. जैसे ईमेल आप सेंड करेंगे हमारे पास एक बंदे के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी. Once the process start at the exchange, we start the mediation. We call the broker, we call the customer. कि आप आए, दोनों को बैठ के हम रिकनसाइल करते हैं डिफरेंसेस को. तो इसको हम कहते हैं मीडिएशन. मीडिएशन की कोशिश इसलिए करते हैं कि आर्बिट्रेशन इज अ लेंथियर एंड लिटिल बिट ऑफ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेटलिंग द कंप्लेंट्स. क्योंकि आर्बिट्रेशन में हमें थोड़ा सा ज्यादा डॉक्यूमेंटेड तरीके से जाना होता है. इसकी एक फी भी होती है, कॉस्ट भी होती है. तो इन द फर्स्ट फेज वी ट्राई टू रिकनसाइल द डिफरेंस थ्रू मीडिएशन. तो मीडिएशन अगर नहीं हो पाती तो अनफॉर्चुनेटली वही रिकमेंड टू दी अग्रीड पार्टी कि आप फॉर्मली आर्बिट्रेशन के लिए फाइल करें. तो आर्बिट्रेशन में फिर हमारे पास आर्बिट्रेटर मौजूद होते हैं जो कि एक्सचेंज के एक पैनल पे एक जो लिस्ट मेंटेन होती है उसमें से हम एक बैलेटिंग के थ्रू बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और रैंडम तरीके से आर्बिट्रेटर चूज करते हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एलिमेंट भी ना रहे, और किसी का अगर कोई किसी आर्बिट्रेटर पे कंसर्न है तो उसको भी एड्रेस किया जाता है. तो बिल्कुल फेयरली, ट्रांसपेरेंटली और रैंडम बेसिस पे आर्बिट्रेटर चूज होते हैं जो कि आपकी कंप्लेंट को सुनेंगे. अगर तो आपकी कंप्लेंट 5 लाख से ज्यादा की है तो देयर विल बी अ पूल ऑफ आर्बिट्रेटर, देयर विल बी अ पैनल. इफ द कंप्लेंट इज लेस देन 500,000 देयर विल बी वन आर्बिट्रेटर, और वन आर्बिट्रेटर के थ्रू विद द असिस्टेंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टीम आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाएगा. In a worst case situation when the broker goes defunct, when the broker defaults, उस केस में क्या होता है कि हम फिर एक, क्योंकि डिफॉल्ट इज द एक्सट्रीम सिनेरियो जब हमारा जो टीआरई सर्टिफिकेट होल्डर है वो एक्सचेंज से एग्जिट कर रहा होता है. अब ये एग्जिट जो है विलफुली भी होता है और फोर्सफुली भी होता है थ्रू रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट एक्शंस. मैं बात कर रहा हूँ रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट एक्शन की. जब हम किसी इश्यू की वजह से किसी ब्रोकर को पनिश करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम जो है यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क ऑन द स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि आपने ये इश्यूज किए थे एंड यू आर नॉट सेटलिंग द इश्यूज. तो उस केस में हम डिफॉल्ट कमेटी बनाते हैं. डिफॉल्ट कमेटी का काफी एक एक्सटेंसिव एक रोल होता है. उसका काम यही होता है डिफॉल्ट कमेटी का कि जितने भी डिफॉल्टर ब्रोकर के क्लेम्स हैं उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से असेस करवाए थ्रू इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म, और एक अप्रूव्ड क्लेम की हमारे पास लिस्ट आ जाए, और जो ब्रोकर के एसेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं उसको लिक्विडेट करें. तो डिमांड एंड सप्लाई, फंड्स की डिमांड क्या है, कितने फंड्स हमारे पास डिमांडेड है फ्रॉम द एग्रीड क्लेमेंट्स, और कितने फंड्स हमारे पास ब्रोकर के सोर्सेज से मौजूद हैं, तो उसको मैच किया जाता है. अगर तो 100% फंड्स मौजूद हैं तो एक्सचेंज एज वेल एज द इन्वेस्टर विल बी लकी इनफ कि उनको 100% अपनी क्लेम्स की सेटलमेंट हो जाएगी. अगर अनफॉर्चुनेटली जो फंड्स की रिकवरी है दैट इज लोअर देन दी अप्रूव्ड क्लेम्स, तो उस केस में हमें प्रोरेटा बेसिस पे जाना होता है, यानी प्रोरेट करते हैं क्लेम्स को. तो उसमें हम पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं. और अगर जो पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी जो क्लेमेंट्स रह जाते हैं या जो क्लेम्स रह जाते हैं जिन क्लेमेंट्स के, उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड फंड मौजूद है जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड कस्टमर प्रोटेक्शन फंड. वहां से हम सेटलमेंट करते हैं ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करें कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम जो है सेटलमेंट का रेशो मेंटेन कर सकते हैं वो मेंटेन करें. तो इवेंचुअली
हम अपनी कोशिश जो है सीसीपीएफ की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं और सीसीपीएफ से पर कस्टमर बेसिस पे अप टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ 500,000 हम डिस्बर्समेंट करते हैं। इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर 1 लाख का क्लेम था और इन अ वेरी सिंप्लीफाइड सिनेरियो देयर वाज ओनली वन कस्टमर ऑफ वन ब्रोकर, ब्रोकर डिफॉल्ट कर गया, 1 लाख का क्लेम आया, हमने देखा 1 लाख का क्लेम जेन्युइन है, हमें 1 लाख आपके कस्टमर को देने हैं, हमने ब्रोकर के एसेट को लिक्विडेट किया, वहां से हमें रिकवरी हुई 90 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तो 90% क्लेम्स जो है उस कस्टमर के सेटल हो गए, 90 के 90 रुपीज हमने कस्टमर को दे दिया, अज्यूमिंग देयर इज ओनली वन कस्टमर। बाकी 10 रुपए का जो शॉर्टफॉल रह गया, इसके लिए हम सीसीपीएफ की तरफ आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया सीसीपीएफ की जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 500,000। तो 10 रुपए हम फ्लैटली उठा के फंड से आपके उस कस्टमर को दे देंगे, तो कस्टमर विल बी 100% सेटिस्फाइड कि मेरे 100 रुपए का क्लेम था, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, इवन दो बैचेस में दिए, बट आपने मुझे 100 रुपए का क्लेम 100% बेसिस पे सेटिस्फाई कर दिया। तो ये हमारा एक जो ना एक पैरामिड होता है किसी भी क्लेम को सेटल करने के लिए। वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एंड इवेंचुअली वी ट्रिकल डाउन टू द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हम सीसीपीएफ की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो है पूरे प्रोसेस को एग्जॉस्ट करते हैं और क्लेम वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, वेरिफिकेशन और सेटलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक चीज में क्योंकि आई एम मूविंग टू दी लास्ट 2 to 3 स्लाइड्स ऑफ माय प्रेजेंटेशन, एक चीज आप अगेन इम्पॉर्टेंट है जो कि एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे हमें अक्सर प्रॉब्लम्स आते हैं कि कस्टमर कभी कभार इतना लिटरेट नहीं होता या इतनी उसकी कैपिटल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अकाउंट तो वो खोल देते हैं लेकिन किसी को नॉमिनेट करते हैं जिसको पूरी मैंडेट या ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऑन माय बिहाफ आई विल बी द प्राइमरी अकाउंट होल्डर बट यू विल बी एक्टिंग ऑन माय बिहाफ, तो आप उसको ऑथराइज करते हैं। अब आपने ये चीज इंश्योर करनी है, कभी कभार ये होता है कि ब्रोकर के एजेंट्स ऑथराइज हो जाते हैं कस्टमर की विश पे कि ठीक है, सिंस यू आर द एजेंट, यू आर वर्किंग इन द ब्रोकर, यू आर लिटरेट एंड यू नो मोर देन आई नो द मार्केट, तो ठीक है मेरे भी आप जो ना आप जो है ट्रेडिंग इंस्ट्रक्शन में आप देते रहे। तो दिस इज नॉट अलाउड। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी को एंगेज करेंगे या आप किसी भी ब्रोकर से एसोसिएटेड पर्सन को एंगेज करेंगे फॉर ट्रेडिंग इंस्ट्रक्शन, तो शायद ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप जो किसी को भी नॉमिनेट करते हैं तो वो आपका ट्रस्टवर्दी रिलायबल बंदा हो, फाइनेंशियली लिटरेट बंदा हो। आप बिल्कुल कर सकते हैं किसी ना किसी को नॉमिनेट, हमने ये रेगुलेशन में अलाउ किया हुआ है, बट दैट शुड बी आइदर योर जॉइंट अकाउंट होल्डर, ठीक है, आप अपने जॉइंट अकाउंट होल्डर में से किसी ऐसे कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर बना दें जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपका जो नॉमिनी है दैट इज नॉट फ्रॉम द ब्रोकर, दैट इज फ्रॉम योर ओन सर्किल टू हुम या ऑन हुम यू ट्रस्ट द मोस्ट, या जिस पे आप ज्यादा रिलाई करते हैं। और इसका एक फॉर्म होता है, आपने ये फॉर्म 100% आपने भर के अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे देना है। अगर आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपने ये प्लान नहीं किया हुआ कि आपने किसी को नॉमिनेट करना है, ठीक है, फाइन इनफ, आप अपना अकाउंट खोलें। सब्सिक्वेंटली देयर आफ्टर आपने डिसाइड किया कि नाउ यू आर डिसाइडेड टू चूज समवन टू ऑपरेट योर अकाउंट, दिस यू कैन डू। उसके लिए आप जो है एक अथॉरिटी फॉर्म है, आप साइन करके कस्टमर ब्रोकर को दे दें, आप उस बंदे का नाम उसको ज्वाइंट में आप डिक्लेयर करवा दें, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर डिक्लेयर करवा दें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, उसकी CNIC आप ब्रोकर को सप्लाई कर दें ताकि ब्रोकर के रिकॉर्ड अपडेटेड हो। फिर आपने उसी बंदे का मोबाइल नंबर देना है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जो अकाउंट ऑपरेट करेगा उसी की ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि टाइमली आपको अलर्ट्स मिलते रहें। तो आपने ये चीज इंश्योर करनी है कि मोबाइल ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट आपने खोला, ऑथराइज B को किया, मोबाइल नंबर आपने C का दे दिया, तो आपका अकाउंट कभी नहीं चलेगा। इस तरह से ना अकाउंट खुलेगा और ना ही आपके अकाउंट के अंदर जो ना वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सकेगी जो रेगुलेटर चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो। तो ये आपकी अपनी फॉरमोस्ट एंड एट द आउटसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी यही है कि आपने रजिस्ट्रेशन सही तरह से करानी है, खुद को सही बंदों के साथ। किसी और को भी लेके आना है फॉर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, तो आपको भी तरीके से फॉर्म फिल करा के उसकी रजिस्ट्रेशन करा के ब्रोकर को बताएं कि दिस इज योर नॉमिनेटेड पर्सन, तो आप उसको नॉमिनेट करवा के ये चीज कर सकते हैं। फाइनली कुछ अलर्ट्स, कुछ आपको जो वेकअप कॉल्स में देना चाहूंगा लास्ट स्लाइड में, जो कि अक्सर आपने भी सुना होगा मीडिया में कि कैपिटल मार्केट में काफी सारी कंप्लेंट्स, कस्टमर के इश्यूज आते हैं, मार्केट नीचे चली गई, लॉसेस हो गए। तो इसमें जो है ना हमें समझने की ये जरूरत है कि जैसे मैंने बार बार अपनी पूरी मेरी प्रेजेंटेशन का जो क्रक्स है दैट इज द एंट्री पॉइंट। जो कस्टमर इस मार्केट में आ रहा है वो मार्केट को समझ के सही तरह से डॉक्यूमेंट होके रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन दे के
और ट्रैकिंग करके अपनी पोर्टफोलियो की ट्रैकिंग कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है, वही कस्टमर इस मार्केट में सक्सेसफुल है, वही प्रॉफिट कमाता है जो सही तरह से खुद को काम करता है। अगर आप इसमें कोई भी लैप्सेस कस्टमर के एंड पे होंगे या ब्रोकर के एंड पे होंगे, तो उसमें हम तो बैठे हुए चीजों को डिसिप्लिन करने के लिए, लेकिन ये इवेंट हो जाएगा। हम पोस्ट फैक्टो बेसिस पे इसको रेमेडी तो जरूर करेंगे, बट वी वांट कि ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये सिचुएशन ही ना आए, कस्टमर को ये नौबत ही ना आए। एंड फॉर दैट इट्स हाईली इंपॉर्टेंट दैट कस्टमर शुड रियलाइज द ड्यूटीज, और कस्टमर अपनी चीजों को समझे, अपनी ड्यूटीज को समझे। अगर एक कस्टमर ये सारी चीजें करता है, तो कस्टमर अपनी सारी चीजों को टाइमली बेसिस पे, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहा है, तो मिसमैचेस या किसी भी किस्म का इशू होने का चांस बिल्कुल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें तो कुछ टिप्स ऐसी हैं कि अगर कोई ब्रोकर आपसे कहता है या कोई ऐसा बंदा आपसे कहता है, सबसे पहले आपने तो ये करना है कि आपने सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स और रजिस्टर्ड एजेंट से ही डील करना है जो कि डेटाबेस में अपेयर हो रहे हो सबसे पहले। अगर आप इस सर्कल से बाहर किसी से कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली PSX विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एंड PSA विल नॉट बी एबल टू सेटल योर क्लेम। अगर आपने रजिस्टर्ड ब्रोकर और किसी ऐसे जो उसका ऑफिशियल है जो आपको कहता है कि मैं आपको जो ना गारंटी देता हूँ, या प्रॉफिट की गारंटी देता हूँ, या रिटर्न की गारंटी देता हूँ, या प्राइस की गारंटी देता हूँ, या ऐसा कोई अरेंजमेंट कि कहे कि आपको मैं लॉस नहीं होने दूंगा, लेकिन इसकी कंडीशन ये कि आपको प्रॉफिट जो है ना, मैं अगर हुआ तो मैं आपको जो है ना 20% मैं रखूंगा, 80% आपको दे दूंगा। अब ये ऐसे ऐसे जो है, जो ये फैब्रिकेटेड और ऐसे जो ये क्लेम्स हैं या टर्म्स हैं जो कि हम बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, और ये टोटली बैंड है हमारी मार्केट में। तो ये कस्टमर के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप किसी के भी गारंटी पे, हाई रिटर्न पे, आप किसी के भी ना प्रॉमिस पे ना जाएं। अगर ये कोई चीज कर रहा है तो आप क्विकली ये समझ लें कि दिस इज एन स्कैम, एंड यू हैव टू इमीडिएटली फ्लैग दिस मैटर टू द एक्सचेंज, आइडेंटिफाई दैट पर्सन टू अस, देन वी विल क्रैक डाउन। क्योंकि जब तक आप हमें नहीं बताएंगे, अक्सर ये होता है कि ब्रोकर जो ना कस्टमर डिसीव हो जाता है, पैसे दे देता है इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हाईएस्ट रिटर्न, क्योंकि बैंक्स आपको दे रहे हैं अगर 7-8%, म्यूचुअल फंड्स आपको दे रहे हैं 9%, कैपिटल मार्केट आपको दे रहा है 20% गारंटीड, तो आप कहेंगे ठीक है, देयर इज नो बेस्ट रेवेन्यू देन दी कैपिटल मार्केट टू इन्वेस्ट दी फंड्स, तो आपने उसको दे दिए, और 20% की वजह से आपने अपने प्रिंसिपल भी आपका एरोड हो गया। तो इस चीज में आपने जो ना 20% गारंटी कोई नहीं देता, 25% हो या 15% हो, हमेशा एक फोरकास्ट होती है, एक एस्टिमेशन होती है, और दैट शुड आल्सो बी सपोर्टेड बाय द रिसर्च रिपोर्ट। और वो जो रिसर्च बना रहे हैं उनको भी आपने देखने की जरूरत है कि जो रिसर्च बना रहे हैं क्या वो रिसर्च एनालिस्ट हैं, SEC के पास रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये सारे जो ड्यू डिलीजेंस हैं, ये सिर्फ ब्रोकर ने आपकी नहीं करनी होती है, बट इट गोज अदर वे अराउंड आल्सो, कि आपने भी ब्रोकर की ड्यू डिलीजेंस करनी है कि आप जिससे डील कर रहे हैं कि क्या वो बंदा सही है। अगर कोई गलत चीज कर रहा है तो देन इट इज योर ड्यूटी टू फ्लैग द मैटर, टू विसल द ब्लो, लेट अस नो कि यहाँ पे ये चीज हो रही है, तो फिर आप एक्सचेंज का रोल वहां से शुरू होगा कि उसको किस तरह से हम क्रैक डाउन करते हैं। सिमिलरली एक्सटेंडिंग लोन ऑन फाइनेंसिंग, आप डायरेक्टली कोई भी आपसे कहे कि आप मुझे लोन दे दें, मैं आपको 20% दूंगा, आप ब्रोकर इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ टेकिंग लोन्स। लोन अगर आपने देना है तो लोन के लिए आपके पास बैंक्स खुले हुए हैं, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जिनको उनके मेमोरेंडम ने अलाउ किया है, जिनको उनके रेगुलेटर ने अलाउ किया हुआ है कि यू आर इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जो कि लोन्स होते हैं। बट इन दी ब्रोकरेज इंडस्ट्री आप अपने मार्जिन पे काम करते हैं, आप अपने कैपिटल पे काम करते हैं। आपको अगर कोई जो है फाइनेंसिंग करानी है तो उसके लिए भी तरीके दिए हुए हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करानी है, मार्जिन फाइनेंसिंग करानी है, तो वो भी रिकग्नाइज प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन कोई ब्रोकर या कोई एजेंट, खासतौर पर फॉर फ्लंग एरिया में जहाँ पे लिटरेसी इतनी नहीं है, वहाँ पे कहता है आप मुझे 1 लाख दो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 15% रिटर्न गारंटीड दूंगा, तो ना आपने जो ना गारंटी पे जाना है, ना आपने लोन पे जाना है। इसी तरह से authorizing sorry I moved a little bit earlier, authorizing the securities broker or any of its employees to trade on behalf of the customer। अब ये वही बात है जो मैंने आपको कहा कि आपने अगर किसी को मैंडेट देना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट का, तो आप सिर्फ अपने ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का मैंडेट दे सकते हैं, और आपने उनको पहले रजिस्टर कराने के ये आपके ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं, आपने उनका मोबाइल नंबर देना है, आपने उनको मैंडेट दे दिया, टू दैट एक्सटेंट एवरीथिंग इज फाइन। आपका अपना बंदा है, रिलायबल बंदा होगा जब भी आप उसको चूज करें। बट इफ द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द ब्रोकर दैट यू हैड टू नॉमिनेट समवन फ्रॉम द ब्रोकरेज हाउस, देन देयर इज एन इशू। आप ब्रोकरेज हाउस या एजेंट को नॉमिनेट नहीं करें, अपने सर्कल में से करें। Making investment on the advice of unlicensed investment advisor, again, as long as you are dealing with the registered licensed brokers, registered
एडवाइजर्स यू आर डूइंग योर जॉब गुड। और इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि हर वो बंदा जो ऑफरोर है, जो ऑफर करता है अपनी सर्विसेज, उसके लिए भी ड्यूटी है कि अनलाइसेंस्ड होके वो कोई भी ऐसी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे ब्रोकर्स की एग्जांपल ले लें, हमारे यहाँ जितने भी साउंड ब्रोकर्स मौजूद हैं इस इंडस्ट्री में, दे आर ऑल रजिस्टर्ड विद द एक्सचेंज, दे आर रजिस्टर्ड विद द SECP। अगर उसके अलावा कोई बंदा है तो आप फौरन उससे ट्रेड तो नहीं करना आपने, बल्कि रिपोर्ट कर देना है कि ये बंदा यहाँ पे कर रहा है। आप तो खुद को सेव कर लेंगे बिकॉज ऑफ योर ड्यू डिलीजेंस, लेकिन आपको अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो शायद कोई इनोसेंट कस्टमर फंस जाए किसी और उस ब्रोकर के साथ या उस एजेंट के साथ। तो आप उसको अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल तरीके से रिपोर्ट करते हैं तो हम इसको कॉन्फिडेंशियली हैंडल करेंगे और हम उसको ट्रेस करके उसको किसी तरह से कोई एक्शन लेंगे ताकि वो अपनी जो एक्टिविटीज हैं, इलीगल एक्टिविटीज हैं, वो किसी तरह से डिसकंटिन्यू कर सके। Subscribing to investment advice on the social media. Technology breakthrough is everywhere. There is no need to talk about this क्योंकि जितना breakthrough टेक्नोलॉजी का है, PSX also इसको recognize करता है कि आप ऑनलाइन अकाउंट खोलें, ऑनलाइन आप जो है पेनिट्रेशन करें, ब्रोकर्स को भी हम अलाउ करते हैं क्योंकि इस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रहते हुए हम बिल्कुल उसी कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल तरीके से अकाउंट ओपनिंग को नहीं चला सकते। अगर हमें मार्केट को ग्रो करना है, यूआइन बेस बढ़ाना है और कस्टमर की एक्सेस जो है कैपिटल मार्केट पे और ब्रोकर की जो आउटरीच है टू दी रिमोट कस्टमर्स, ये चीज अगर हमें इंश्योर करनी है तो हमें टेक्नोलॉजी को लेके आना होगा कैपिटल मार्केट में, जो कि हम लेके आए हैं। अब इसके मेरिट्स तो जरूर हैं, लेकिन एज यू ऑल नो के टेक्नोलॉजी डज नॉट गो विदाउट इट्स डीमेरिट्स। तो उसकी जो डाउन साइड्स हैं वो भी आपने जो ना साथ ही साथ आपने पैरेलल सोचनी होगी कि इफ यू आर डीलिंग ऑन द सोशल मीडिया यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डीलिंग विद द राइट पर्सन। और वो कोई गारंटी नहीं दे रहा, आपको फोरकास्ट दे रहा है। अगर आप उसके बावजूद भी शेकी हैं कि आप किसी एक ऐसे लाइसेंस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आपको जो फोरकास्ट मिल रही है, एस्टिमेशन मिल रही है, उसकी ना तो कोई जस्टिफिकेशन है, ना तो कोई एनालिसिस है, ना तो कोई बेसिस है, तो यू शुड रेज क्वेश्चन टू दैट पर्टिकुलर लाइसेंस, इवन लाइसेंस्ड पर्सन, कि आप लाइसेंस हैं लेकिन दिस इज नॉट बीइंग जस्टिफाइड, कि आप जो फोरकास्ट कर रहे हैं उसकी बेसिस क्या है। आप प्लीज जो है ये चीज डिस्क्लोज करें ताकि मैं जो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा हूँ that should be informed investment decision. So once you are satisfied, only after that you should decide your investment decisions. तो ये मेरी आपको कुछ एडवाइसेस होंगी इन द लास्ट। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो कस्टमर ट्रैप हो जाते हैं, स्कैम्स आ जाते हैं, फिर उसमें फिर चीजें खुल जाती हैं, फिर मैटर्स एक्सचेंज के पास आते हैं। तो फिर अनफॉर्चुनेटली एक्सचेंज का जो स्कोप है, जो मैंने आपको बताया, टू डील विद इन दी लाइसेंस्ड इंडस्ट्री, हमारा स्कोप इतना ही है। उसके बियॉन्ड जब चीज चली जाती है तो फिर हम भी थोड़े बहुत लिमिटलेस क्या कहना चाहिए कि हमारी चीज जो है ना कंट्रोल में नहीं होती, फिर हम अनफॉर्चुनेटली ये मैटर फिर एस्केलेट हो जाता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास। तो ये सारी चीजें अगर प्रिकॉशनरी स्टेप्स अपने कस्टमर्स टाइम पे ले रहे हैं और तरीके से ले रहे हैं तो हम ऐसे तरीके से इन चीजों को जो है कट डाउन कर सकते हैं जो कि मार्केट में अनलाइसेंस पर्सन के थ्रू जो एक्टिविटीज चल रही हैं, स्कैम चल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई एम श्योर के I haven't taken too much time and I'm able to complete my presentation within 1 hour. So thank you for your patience and listening to me. Now it's time to respond to your questions. Let me see in the chat box if there is any question. Thank you, Ajit. We have a few questions. We'll go one by one. जो in order of chronological order में चलेंगे। जो पहले question हमें मिला था हम वही करेंगे। Ehsan is asking कि what actions can be taken against brokers if they provide us wrong guidance and we lose money? देखिए इसमें जो मैंने आपको पूरी प्रेजेंटेशन का क्रक्स ही मेरा यही था कि अगर तो ब्रोकर भी रजिस्टर्ड है उसके बावजूद भी आपको जो ना रॉन्ग एडवाइसेस दे रहा है, तो सबसे पहले अगर आपने इसको रॉन्ग एडवाइसेस मान लिया है कि ये एडवाइस रॉन्ग है तो इसका मतलब यू आर लिटरेट, आपने अपनी असेसमेंट की है एंड यू केम टू द कंक्लूजन दैट द एडवाइस इज रॉन्ग। अब आपने रॉन्ग एडवाइस पे जाहिर सी बात है इफ यू आर लिटरेट तो आप एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी सेकंड ड्यूटी ये बनती है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू सेव सम अदर इनोसेंट कस्टमर्स, के सारे के सारे जो ना इतने लिटरेट नहीं हो सकते कि जिस तरह से आप अगर किसी एडवाइस को रॉन्ग डिक्लेयर करें कि शायद कोई और भी इसको रॉन्ग डिक्लेयर कर दे। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन जो ना एक्सचेंज को फाइल करनी है कि ये आपको लग रहा है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग गिवन बाय द ब्रोकर टू यू, उसके अंदर गारंटीज हैं या बेसलेस कोई जो ना कोई रिकमेंडेशन आ रही है जो कि एक डिसेप्टिव लग रही है आपको,
या आपको कोई ऐसी चीज क्या प्रॉम्प्ट करती है कि आपको लगता है कि दिस मैटर शुड बी फ्लैग टू द एक्सचेंज, देन यू हैव टू फ्लैग दिस मैटर टू द एक्सचेंज। आपने सबसे पहले खुद को सेव करना है बाय नॉट engaging in trading with that particular broker, ठीक है। सेकेंडली, फ्लैग द मैटर टू द एक्सचेंज। एक्सचेंज का रोल फिर शुरू होगा कंप्लेंट की बेसिस पे कि हम फिर अपना मैटर इन्वेस्टिगेट करेंगे उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि ब्रोकर बीइंग अ लाइसेंस ब्रोकर इज डूइंग रॉन्ग बिजनेस, तो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है हमारे पास जो अपने अपने डोमेन के अंदर जो भी एक्शंस मौजूद हैं वो हम अपने एक्शन से डेफिनेटली लेंगे पास में जिस तरह से लेते आए। I'm sure you are satisfied with the response. If you are still have something to ask, you can put your question in the chat box. In the meantime, we are moving to the next question. जी, next question is फैजान का है जी, how to choose a broker? So how will they choose a broker कि जो जिसकी कोई reputation वगैरह इस तरह की कोई चीज? देखिए, ब्रोकर चूज करना इज प्योरली द कस्टमर्स कॉल, कस्टमर्स डिसीजन। हमने जितनों को लाइसेंस दिया है हमारे सब बराबर हैं। हमने जितनों को लाइसेंस दिया है, टीआरई सर्टिफिकेट दिया है, एससीसीपी ने जिन जिन को लाइसेंस दिया है कि दे आर एलिजिबल टू ट्रेड इन द मार्केट, हमारे लिए सब पैरेलल हैं। सबका रेगुलेटरी जो स्टेटस है, कंप्लायंस का स्टेटस है, कंप्लीटली मीट कर रहा है, तो उसके बाद ही हमने इनको लाइसेंस दिए हैं। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है इस मार्केट के टू बिकम अ ब्रोकर, दे आर बीइंग पास्ड बाय एवरी ब्रोकर, दैट इज व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज अ ब्रोकर, ठीक है। तो हमें डिस्टिंग्विश करना एक्सचेंज की तरफ से या एससीसीपी की तरफ से या किसी एसआरओ की तरफ से कोई रिकमेंडेशन फॉर द ब्रोकर कि आप ब्रोकर ए को चूज ना करें, ब्रोकर बी को चूज करें, दैट वुड बी बायस्ड। तो हम ये वी आर नॉट इन दैट रोल कि हम आपको जो ना कोई डायरेक्शन बताएं ब्रोकर के लिए, बट यू हैव टू चूज अ रजिस्टर्ड ब्रोकर। दिस इज आवर एम्फेसिस कि आपने रजिस्टर्ड ब्रोकर चूज करना है। सेकेंडली, आपकी सेल्फ असेसमेंट आती है कि आप कितना अपनी जो ना अपनी अंडरस्टैंडिंग आपने फॉर्म की है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर ब्रोकर के लिए जरूरी है कि वो वेबसाइट मेंटेन करे, तो उसका जो बेसिक जो आपको जो प्रोफाइल मिलेगा आप उसकी वेबसाइट से अपनी जो ना सर्च करके करें, क्योंकि आप ब्रोकर चूज करते हैं तो उसके बाद आपका उसके साथ एक लॉन्ग टर्म जो है ना एक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जिसके अंदर आपकी कैश की डीलिंग, सिक्योरिटीज की डीलिंग, ये सारा जो ना आपका सिलसिला चल पड़ेगा उसके साथ। तो यू हैव टू चूज द रजिस्टर्ड ब्रोकर। और अगर उसमें भी आपने सोचना है कि कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो कि टॉप कैटेगरी का है या ऐसा ब्रोकर है जिसको मुझे चूज करना चाहिए, तो आप उसका प्रोफाइल देखें। हमारी वेबसाइट पे, एक्सचेंज की वेबसाइट पे कंप्लायंस हिस्ट्री मेंटेन होती है हर ब्रोकर की, कि कौन से ब्रोकर के अगेंस्ट एक्सचेंज ने कौन सा एक्शन लिया या सीडीसी एनसीसीपीएल ने कौन सा एक्शन लिया। तो आप उसको देखते हुए आप ये चीज सोच सकते हैं कि कौन सा बंदा लास्ट 3 साल में पिनलाइज नहीं हुआ है, तो उस लिस्ट में नजर नहीं आ रहा, तो नेचुरली आपका एक जहन में आएगा कि व्हाई नॉट के हम उसको चूज कर लें जिसके अगेंस्ट एक्शन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया पास में। इसका मतलब उसकी कंप्लायंस की हिस्ट्री बेहतर है relative to the other brokers, compared to the other brokers. So these are some of the self criteria that you can make on your own basis. आपके फैसिलिटेशन के लिए सारी इंफॉर्मेशन ब्रोकर की वेबसाइट पे भी मौजूद है, हमारी वेबसाइट भी मौजूद है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए यू कैन बी द बेस्ट जज ऑफ योर डिसीजन कि आपने क्या डिसीजन जज करना है और किस ब्रोकर के साथ आपने जाना है। जी, मूविंग ऑन, साकिब साहब का क्वेश्चन है जी कि अगर इनका सीडीसी सब अकाउंट है ब्रोकर के साथ और लेटर ये खुलवा लेते हैं अपना सीडीसी आईएएस इन्वेस्टर अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो क्या ये अपडेट करा सकते हैं सब अकाउंट विद आईएएस अकाउंट? जी बिल्कुल, जहां तक मेरी नॉलेज है ये सीडीसी का मैटर है। आपके पास ऑल टाइम ये राइट है कि यू बीइंग द सब अकाउंट होल्डर यू कैन ओपन योर आईएएस अकाउंट, और आप अपनी जो है रिक्वेस्ट की बेसिस पे जो सब अकाउंट का जो पोर्टफोलियो है दैट यू कैन शिफ्ट इन योर आईएएस अकाउंट, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप प्लीज सीडीसी हेल्प डेस्क से ये कांटेक्ट करें, और इस चीज को एज फार एज आई नो दिस कैन बी डन, आप अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए ही तो आईएएस अकाउंट बना था कि जिसको सब अकाउंट मेंटेन नहीं करना तो उनके पास एक इंडिपेंडेंट चॉइस मौजूद है आईएएस अकाउंट के नाम पे। तो you can do this, but you have to seek confirmation from the CDC for that. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का है कि जी अगर ब्रोकर इनको प्रोवाइड नहीं कर रहा यूकेएन, तो कहाँ कंप्लेन करें ये? देखिए, यूकेन जो है आप यूकेन जनरेट होता है फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, ठीक है। ब्रोकर एक ही सूरत में आपको यूकेन नहीं देगा जब तक आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई होगी, ठीक है। या तो आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है किसी डॉक्यूमेंट में डिफिशिएंसी की वजह से, या फिर एनसीसीपीएल के किसी रिक्वायरमेंट को आपने वेरीफाई नहीं किया,
उसको कंप्लाई नहीं किया, मीट नहीं किया, तो NCCPL की किसी डिफिशिएंसी की, रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस या डिफिशिएंसी की वजह से आपने जो है आपको यूआईन अलॉट नहीं हुआ, आप ये मैटर NCCPL से भी रेज कर सकते हैं। CKO जो आपको यूआईन अलॉट करता है एज ए CKO एजेंसी, आप उनसे उनकी जो है हेल्प डेस्क या ऑपरेशन में कॉल करके बता सकते हैं कि आपकी ये रिक्वेस्ट थी, ये आपका CNIC नंबर है, आपने इस ब्रोकर को चूज किया था, आपको यूके नहीं मिल रहा। तो आपको पूरा जो ना एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे आपका केस फंसा हुआ है, ब्रोकर एंड पे फंसा हुआ है या NCCPL एंड पे। अच्छा, उसके बाद इट्स मोर ऑफ एन एडवाइस रादर देन सीख कर रहे हैं हमसे एडवाइस क्वेश्चन के बजाय। इट्स अ स्टूडेंट, वो पूछना चाह रहे हैं कि जी अगर वो अपना करियर परसू करना चाहते हैं कैपिटल मार्केट में, तो कैसे स्टार्ट करें उनका करियर। दिस इज मोर ऑफ एन एडवाइजरी जिसमें आपकी उनको एडवाइस की जरूरत है। करियर से क्या मुराद है? करियर मतलब क्या? He wants to pursue his career in capital markets. He's a student, finance student है. He wants to pursue his career in capital markets. तो थोड़ा सा उनको advisory words required थे. If you can guide him, guidance sort of चाहिए उनको. I'm still unclear. Is it for the job or for opening a brokerage account or for opening a brokerage company? What is that? ये इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है. हम इनको ये बोल सकते हैं कि they can always ask us in person as well. I think it's for the job. जी. It's for the job. It is for a job, for the sir. job. For the job. Okay, as a finance student, we all pray, we all are best wishers. You complete your studies and apply to the stock exchange या any other SRO जहाँ पे भी हमारे जो वेबसाइट पे जो तरीकेकार दिया हुआ है, करियर सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पे कि ID आ रही होगी, आप वहाँ पे अपना प्रोफाइल अपडेट कर दें, और if you are a good match with the requirements, you definitely be given a call by the HR department. The process is as simple as that you can understand कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। Thank you very much. एक request आई हुई है जी to share the presentation. We will make arrangements for that as well. And with that, if there are any closing statements, I would like to request Ajit to, give the closing statement so that we can end the session. जी बिल्कुल, ये प्रेजेंटेशन स्लाइड करने का आइडिया, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि हमारी जो ये स्पीच है या ये जो प्रेजेंटेशन है, that should travel as fast as possible and that should travel as far as possible. कि हम 1 घंटे में कर तो लेते हैं, हम शायद ऐसे 100 सेमिनार्स कर लें, लेकिन we'll be able to reach maybe 1000, 1000, 2000 या 3000. तो आप इस प्रेजेंटेशन को हम देख लेते हैं किस तरह से वेबसाइट पे लगा दें या फिर आपसे शेयर कर लें, लेकिन रिक्वेस्ट यही होगी कि आप काइंडली हमारे मैसेज को जो ना आगे ट्रेवल करवाएं, पास ऑन करवाएं टू अदर इन योर सोशल सर्कल, फ्रेंड्स, इन योर फैमिलीज जो कैपिटल मार्केट में इंटरेस्टेड है, कि आप अगर कोई भी इस मार्केट में आना चाहता है तो आप बेसिक स्टडी करके आएँ, ठीक है। आप सक्सेसफुल होंगे, जरूर होंगे, लेकिन अगर आप बेसिक स्टडी करके आएंगे तो ही आपको जो है जो रिटर्न्स होते हैं इस मार्केट के, क्योंकि हम हर साल क्लेम करते हैं कि इन लास्ट 20 ईयर्स एवरेज रिटर्न पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 20% रहा है, जो कि एक्चुअली रहा है, ठीक है। इट्स नॉट अ क्लेम, इट्स द एक्चुअल स्टेटमेंट। तो ये रहा है हमारे पास 20%, लेकिन फॉर दैट जो 20% हर साल कमाते होंगे इस मार्केट में, वो भी तो कमाते होंगे, कुछ गेनर्स होंगे, कुछ लूजर्स होंगे। इफ यू वांट टू बी अमंग द गेनर्स, तो ये कुछ ऐसे टैक्टिक्स, ऐसे जो आपको जो लेसन्स हमने दिए हैं, आपने उसको फुली कंप्लाई करना होगा, फुली अबाइड बाय करना होगा, अदरवाइज यू विल बी रनिंग अ रिस्क ऑफ लूजिंग योर मनी, और यू मे बी गेटिंग रिटर्न लोअर देन द टॉलेस्ट रिटर्न दैट वी आर क्लेमिंग कि हम देते हैं स्टॉक मार्केट वाले। दिस इज माय मैसेज टू एवरी वन ऑफ यू जिसने सेशन अटेंड किया है, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। और इस तरह के हम सेशंस और भी करेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कोलीग्स को इनवाइट करें, और इस प्रेजेंटेशन को हम वेबसाइट पे लगा देते हैं, जो भी तरीका होगा हम कर लेंगे। आप आज या मैक्सिमम कल तक आप वेबसाइट देखिएगा, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी ये प्रेजेंटेशन। तो आप ये प्रेजेंटेशन अपने कैंपसेस के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर और अपने सर्कल के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम ये जो है हमारा जो मैसेज है इट कुड ट्रेवल टू दी अदर पीपल जिन्होंने आज का सेशन अटेंड नहीं किया। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर दैट। और मैं इसी पे ही नोट पे कंप्लीट करना चाहूँगा, और थैंक्स एवरीवन, थैंक्स अहमद अब्बास फॉर योर moderation of this session, and thanks everyone for providing support. Thank you, Ji. Thank you. Okay, Ji. Thank you very much.